नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की हमारी सीरीज में हम चैप्टर 23 इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। अब ये हर साल आता है और हम अक्सर इसे बस नंबर्स के एक बड़े से डॉक्यूमेंट की तरह देखकर छोड़ देते हैं। पर असल में ये है क्या? क्या हम इसे अपनी इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं? रिपोर्ट कार्ड, हाँ, एक अच्छा शब्द है। या फिर आप इसे इकोनॉमी का एनुअल हेल्थ चेकअप भी कह सकते हैं। हेल्थ चेकअप, ओके। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पिछले साल परफॉर्मेंस कैसी रही, बल्कि ये भविष्य के लिए आप कह सकते हैं डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन भी देता है। सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये गाइड की तरह काम करता है। और हमारे लिए? और हम जैसे आम लोगों के लिए ये समझने का एक जरिया है कि देश आर्थिक तौर पर किस दिशा में जा रहा है। और इस बार की सर्वे का स्कोप तो काफी बड़ा लग रहा है। मैंने बस कुछ चैप्टर टाइटल्स देखे और वो काफी मजेदार थे। अच्छा? हाँ, जैसे सर्विसेज, न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स, या फिर लेबर इन द एआई एरा, क्राइसिस और कैटलिस्ट। मतलब ये सरकारी दस्तावेज कम और किसी थ्रिलर नॉवेल के चैप्टर्स ज्यादा लग रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं और इसकी मेन हाइलाइट्स पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल, ये टाइटल्स ही बता रहे हैं कि ये सर्वे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि फ्यूचर ट्रेंड्स और चैलेंजेस पर भी फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स की ही बात कर लेते हैं, जो हर अखबार की सुर्खी बनते हैं। सर्वे का अनुमान है कि FY25 में इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी। जी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे पिछले 10 साल के एवरेज के बराबर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है? एग्जैक्टली, आपने सही शब्द पकड़ा, बैक टू नॉर्मल। पिछले कुछ साल, खासकर कोविड के बाद, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी तेज गिरावट तो कभी तेज रिकवरी। उस उथल-पुथल के बाद इकोनॉमी का अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पर वापस आना, यानी एक स्थिर और प्रेडिक्टेबल रफ्तार पकड़ना, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये एक तरह की मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी को दिखाता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए जो अपनी EMI और घर के खर्चों में उलझा है, उसके लिए 6.4% का क्या मतलब है? ये आंकड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इससे उसकी जिंदगी पर कोई सीधा असर पड़ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर होता है माहौल पर, जिसे हम इकोनॉमिक सेंटिमेंट कहते हैं। सेंटिमेंट, ओके। हाँ, जब इकोनॉमी एक प्रेडिक्टेबल रेट पर ग्रो करती है, तो कंपनीज को भविष्य का अंदाजा लगाने में आसानी होती है। वो कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं कि आगे डिमांड बनी रहेगी, इसलिए वो ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, नई फैक्ट्रीज लगाती हैं। होता है जॉब क्रिएशन। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है, जिससे वो खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है, जो अंत में आम आदमी तक पहुंचता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी GVA। वो भी 6.4% से बढ़ने का अनुमान है। एक मिनट, GDP और GVA दोनों 6.4% पर है? जी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर इन दोनों में कुछ अंतर तो होता है। क्या इसका कोई खास मतलब है या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। बताइए। सोचिए, GDP एक बिकने वाले फाइनल पिज्जा का दाम है, मान लीजिए 500 रुपए। इस दाम में पिज्जा की एक्चुअल कीमत और सरकार का GST दोनों शामिल हैं। अब GVA क्या है? GVA उस पिज्जा को बनाने के हर स्टेप पर ऐड हुई वैल्यू है। मतलब किसान ने 50 रुपए का गेहूं उगाया, उससे 100 रुपए का आटा बना, फिर बेकर ने 200 रुपए का पिज्जा बेस बनाया, रेस्टोरेंट ने उस पर 150 रुपए की टॉपिंग्स लगाई और उसे बेक किया। तो GVA प्रोडक्शन साइड की हेल्थ दिखाता है, बिफोर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो दोनों का 6.4% पर होने का मतलब हुआ कि ग्रोथ काफी ब्रॉड बेस्ड है। प्रिसाइजली। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ने से GDP का आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन साइड, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमी की नींव मजबूत है। ठीक है, ये तो हुई इस साल की बात। लेकिन सर्वे FY26 के लिए 6.3 से 6.8% के बीच ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। ये रेंज क्यों दी गई है? एक सिंगल नंबर क्यों नहीं? ये थोड़ा सेफ खेलने जैसा नहीं है? इसे सेफ खेलना नहीं, बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच कहेंगे। देखिए, इकोनॉमी कोई लैबोरेटरी तो है नहीं जहां सब कुछ कंट्रोल किया जा सके। सही बात है। ये रेंज अपसाइड एंड डाउनसाइड्स को ध्यान में रखकर दी गई है।
अपसाइड्स और डाउनसाइड्स के कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? मतलब क्या हो सकता है जिससे हम 6.8% तक पहुंच जाएं और क्या गड़बड़ हो सकती है जो हमें 6.3% पर रोक दे? जरूर। अपसाइड का सबसे बड़ा फैक्टर है मॉनसून। अगर मॉनसून बहुत अच्छा रहता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रामीण इलाकों में लोगों की जेब में पैसा आएगा और डिमांड बूस्ट होगी। ये हमें 6.8% की तरफ ले जा सकता है। और ग्लोबल मार्केट्स भी तो एक फैक्टर होंगे। हाँ, दूसरा अपसाइड हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स का, खासकर अमेरिका और यूरोप का उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करना, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। और डाउनसाइड? वहीं डाउनसाइड का सबसे बड़ा खतरा है जियोपॉलिटिक्स। मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। ये हमें 6.3% की तरफ धकेल सकता है। तो ये रेंज इन्हीं बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियोज को दिखाती है। बिल्कुल। अब इसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। सर्वे बताता है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ 3.3% की दर से बढ़ी और IMF का अनुमान है कि अगले 5 सालों में भी ये 3.2% के आसपास ही रहेगी। हाँ, जो कि काफी लो है। इसके सामने हमारा 6.4% का आंकड़ा तो काफी मजबूत लगता है। हाँ, और इसीलिए इंडिया को अक्सर ब्राइट स्पॉट इन अ ग्लूमी वर्ल्ड कहा जाता है। जब पूरी दुनिया स्लोडाउन से जूझ रही है, बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हैं, तो अब इंडिया में ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी में एक मजबूत डोमेस्टिक डिमांड है जो हमें ग्लोबल शॉक से काफी हद तक बचा लेती है। हाँ, लेकिन क्या हम सच में ग्लोबल शॉक से पूरी तरह बचे हुए हैं? सर्वे का पॉइंट 6 तो साफ साफ चेता रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी रिस्क्स, ये सब ग्लोबल आउटलुक के लिए बड़े खतरे हैं। हम इनसे इंसुलेटेड तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश एक टापू बनकर नहीं रह सकता। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए, रेड सी वाला। हाँ, रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो यूरोप जाने वाले हमारे शिप्स को अफ्रीका घूमकर लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे शिपिंग कॉस्ट 30-40% तक बढ़ गई हैं। अब सोचिए, तिरुपुर का एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जिसका मार्जिन पहले ही कम था, उसका सामान यूरोप पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहता। तो असर तो सीधा पड़ता है। ये अनिश्चितता बिजनेस इन्वेस्टमेंट को भी रोकती है। ये तो हुई गुड्स की बात, लेकिन हमारे सर्विसेज सेक्टर का क्या? क्योंकि सर्वे का पॉइंट 9 तो कुछ और ही कहानी बता रहा है और ये वाकई दिलचस्प है। ये कहता है कि ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत का हिस्सा 7वां सबसे बड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही हमारी असली स्ट्रेंथ दिखती है। जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ बैंगलोर या गुरुग्राम के IT और BPO ऑफिस आते हैं। हाँ, यही आता है। लेकिन इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसे मेडिकल टूरिज्म। हाँ। जब UAE या अफ्रीका से कोई मरीज भारत में आकर अपना इलाज कराता है और लाखों रुपए खर्च करता है, तो ये हमारे लिए सर्विस एक्सपोर्ट है। जब हमारी कोई आर्किटेक्चरल फर्म दुबई में किसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाती है तो वो सर्विस एक्सपोर्ट है। फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी सर्विस एक्सपोर्ट है। ये दिखाता है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स ग्लोबल लेवल पर कितने कंपेटिटिव हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक इकोनॉमिक डायमेंशन है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। और इसी से जुड़ा एक और स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है, पॉइंट 10 से अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 9.1% की बढ़ोतरी हुई। हाँ, अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आंकड़ा हमारी इकोनॉमी की बदलती हुई कहानी बताता है। ट्रेडिशनली भारत के एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा हिस्सा रहा है। राइट। लेकिन ये दोनों ही आइटम्स ग्लोबल प्राइसेस और डिमांड को लेकर बहुत वॉलेटाइल होते हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि इन दो वॉलेटाइल सेक्टर्स को हटाकर भी हमारे कोर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 9.1% से बढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आज भारत में बने मोबाइल फोन्स दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत में बनी दवाइयाँ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की लाइफलाइन है। हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स ले रही हैं। यही वो रेजिलियंस अमिड्स वॉलेटाइल ग्लोबल कंडीशंस है जिसका जिक्र सर्वे में है। मतलब हमारी एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई हो रही है। बिल्कुल। जब आपकी बास्केट डाइवर्सिफाइड होती है तो अगर एक सेक्टर में स्लोडाउन आता भी है
तो दूसरे सेक्टर्स उसे बैलेंस कर लेते हैं। हमारी इकोनॉमी बाहरी झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकती है। तो इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? इस मजबूत परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है? सर्वे पॉइंट 5 में ग्रासरूट्स लेवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डीरेगुलेशन पर जोर देने की बात करता है। हाँ, ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे घर के उदाहरण से समझते हैं। डीरेगुलेशन यानी घर से फालतू सामान हटाकर उसे साफ सुथरा बनाना ताकि काम करना आसान हो। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी घर की नींव को मजबूत करना। ओके। मेरे एक दोस्त हैं जो जयपुर में छोटे पैमाने पर हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। वो बताते थे कि पहले उन्हें एक एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजने के लिए इतने कागजात और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे कि वो परेशान हो जाते थे। अब वो कहते हैं कि जीएसटी और ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से उनका आधा काम घर बैठे हो जाता है। यही वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यही वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिसकी बात सर्वे कर रहा है। और ये जो 9.1% की ग्रोथ हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में देख रहे हैं, क्या उसे इन सुधारों से सीधे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये सीधा कनेक्शन है। जीएसटी ने देश भर में सप्लाई चेन को सीमलेस बना दिया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे आईबीसी कहते हैं, उससे बैंकों का पैसा डूबे हुए बिजनेस में फंसता नहीं है, तो वो नए बिजनेस को लोन देने में हिचकिचाते नहीं है। तो जो 9.1% की ग्रोथ है, वो इन्हीं सुधारों का जमीनी नतीजा है। घरेलू मोर्चे पर एक और पॉजिटिव पॉइंट है इन्फ्लेशन का। सर्वे के अनुसार रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन FY 24 के 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% पर आ गई है। जी, ये एक बड़ी राहत। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आम आदमी बाजार जाता है तो उसे दालों और सब्जियों के दाम अभी भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो क्या ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का आंकड़ा जमीनी हकीकत को पूरी तरह से दिखाता है? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक एवरेज है पूरी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हुए हों, कपड़े सस्ते हुए हों, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी हाई हो। और आम आदमी के बजट का बड़ा हिस्सा तो खाने पीने पर ही खर्च होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी ट्रेंड को देखना जरूरी है। 5.4% से 4.9% पर आना दिखाता है कि डायरेक्शन सही है। इसका मतलब है कि आरबीआई की पॉलिसीज काम कर रही हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसका सीधा मतलब है कि उनके महीने के बजट पर दबाव थोड़ा कम हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर बचती है। और डोमेस्टिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। सर्वे बताता है कि FY 21 से FY 24 तक इसमें लगातार सुधार हुआ और जनरल इलेक्शंस के बाद जुलाई-नवंबर 2024 में ये 8.2% UOI बढ़ा। ये कैपेक्स क्या बला है? कैपेक्स यानी सरकार द्वारा रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर किया गया खर्च। ये वो खर्च नहीं है जो सैलरीज या सब्सिडीज देने में चला जाए, बल्कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो देश की फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखता है। और इसका डबल फायदा होता है ना, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? जब सरकार एक हाईवे बनाने पर 100 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो वो पैसा सिर्फ सीमेंट और स्टील कंपनियों के पास नहीं जाता, वो नीचे तक जाता है। हाँ, वो पैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मजदूरी बनता है, ट्रक ड्राइवर्स की कमाई बनता है, हाईवे के किनारे ढाबा खोलने वालों की आमदनी बनता है। ये सब लोग इस पैसे को आगे अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं, जिससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। करेक्ट। ये तो हुआ इमीडिएट फायदा। और लॉन्ग टर्म फायदा यह है कि वो हाईवे लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाता है, ट्रैवल टाइम कम करता है, जिससे बिजनेस की कॉस्ट कम होती हैं और वो ज्यादा कंपेरेटिव बनते हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार का 1 रुपये सीपेक्स इकोनॉमी में 2.5 से 3 रुपए का इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। और इलेक्शंस के ठीक बाद इसमें 8.2% की तेजी आना, इसका क्या खास महत्व है? इसका बहुत बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। इलेक्शंस के दौरान अक्सर पॉलिसी पैरालिसिस का डर रहता है कि सरकार बड़े और मुश्किल फैसले लेने से बचेगी, खर्चों पर रोक लगा देगी। लेकिन इलेक्शंस के ठीक बाद सीपेक्स में इतनी मजबूत ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाना पॉलिसी कंटिन्यूटी और सरकार के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल है कि ग्रोथ को पुश करने पर फोकस बना हुआ है। और रिफॉर्म से चलने वाली एक मजबूत डोमेस्टिक इकोनॉमी है और दूसरी तरफ एक रिजिलियंट एक्सपोर्ट सेक्टर जो दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाने की कोशिश है। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत होती है तो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं, जिससे वो ग्लोबल लेवल पर और कॉम्पिटिटिव बनती हैं और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। और जब एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी देश में आती है तो वो डोमेस्टिक डिमांड को और बूस्ट करती है। एग्जैक्टली, एक पॉजिटिव साइकिल। और ये तो सिर्फ हाइलाइट्स है। हाँ, हमने तो बस सतह को खुरचा है।
सर्वे में सर्विसेज सेक्टर के नए चैलेंजेस जैसे एआई और ऑटोमेशन से पैदा होने वाले खतरे। क्राइसिस और कैटलिस्ट वाला चैप्टर। वही एआई के दौर में जॉब्स का भविष्य कैसा होगा, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के लिए क्या करना होगा, सोशल सेक्टर पर यानी हेल्थ और एजुकेशन पर कैसे फोकस करना है, इन जैसे कई और जरूरी मुद्दों पर भी बात की गई है। मतलब ये आंकड़े तो बस एक शुरुआत है। बिल्कुल, असली सवाल ये है कि इन आंकड़ों को सस्टेनेबल ग्रोथ में कैसे बदला जाए और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए हम कितने तैयार हैं। इन सभी पहलुओं पर हम और गहराई से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स पर चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में जो सोर्सेज हैं वो देश की फाइनेंशियल हेल्थ का एक तरह से पूरा एक्सरे करते हैं। मतलब हम देखेंगे कि बैंकों की हालत कैसी है, लोन की ग्रोथ कहाँ जा रही है, हमारा स्टॉक मार्केट क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है और आम इंसान अपनी सेविंग्स कहाँ लगा रहा है। और इन सब आंकड़ों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा है, जिसे हमारे सोर्सेज द कार्ट एंड द हॉर्स कह रहे हैं, यानी बैलगाड़ी और घोड़े का रिश्ता। अच्छा, सवाल ये है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ रहा है या एक मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को खींच रहा है? कौन किसे चला रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी से, यानी हमारे बैंकों से। जो आंकड़े सामने हैं वो बताते हैं कि बैंकों से दिया जाने वाला कर्ज मतलब बैंक क्रेडिट अच्छी खासी रफ्तार से बढ़ रहा है। पर जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये ग्रोथ लगभग उतनी ही है जितनी रफ्तार से बैंकों में पैसा जमा हो रहा है, यानी डिपॉजिट ग्रोथ। और ये एक बहुत ही सेहतमंद संकेत है। इसका मतलब है कि हमारे बैंक हवा में किल्ले नहीं बना रहे। वो ऐसा नहीं कर रहे कि बाहर से बहुत ज्यादा उधार लेकर लोन बांट रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि घर के खर्चे घर की कमाई से ही चल रहे हैं, किसी से कर्ज लेकर नहीं। ये सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, एक मजबूत नींव की निशानी है। और जब नींव मजबूत होती है तो उसका असर पूरी इमारत पर दिखता है, जो यहाँ बैंकों के मुनाफे में साफ नजर आ रहा है। हाँ, और मुनाफे की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो मटेरियल में बताई गई है वो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जीएनपीएज में गिरावट। ये एनपीए शब्द तो पिछले कुछ सालों में इतना सुनने को मिला है कि अब ये घर घर की बात हो गई है। बिल्कुल, जीएनपीए का सीधा मतलब है बैड लोन। ये वो पैसा है जो बैंक ने किसी को दिया और अब उसके वापस आने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। सोचिए, बैंक का पूरा बिजनेस ही इस पर टिका है कि वो पैसा उधार दे और उस पर ब्याज कमाए। अगर मूलधन ही डूबने लगे तो पूरा बिजनेस मॉडल ही चरमरा जाता है। सही बात है। और इसीलिए ये आंकड़ा इतना जरूरी है कि सितंबर 2024 तक हमारे बैंकों का जीएनपीए पिछले 12 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 12 साल? जी, सिर्फ 2.6%। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो लोन अब दिए जा रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी के हैं और जिन लोगों या कंपनियों को दिए जा रहे हैं उनकी चुकाने की क्षमता भी बेहतर है। पर क्या इसका इकोनॉमी पर भी कोई असर होता है? सीधा और बहुत गहरा असर। जब बैंक के बैलेंस शीट साफ सुथरी होती हैं, जब उसे ये डर नहीं सताता कि उसका पिछला पैसा डूबा हुआ है, तो वो भविष्य में और ज्यादा लोन देने का हौसला रखता है। और यहीं से पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमना शुरू होता है। और शायद इसीलिए सोर्स में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसमें लिखा है कि क्रेडिट ग्रोथ लगातार 2 सालों से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से भी ज्यादा रही है। और एक टर्म यूज हुआ है क्रेडिट जीडीपी गैप, जो पहले -10.3% था और अब घटकर सिर्फ -0.3% रह गया है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी एक कार है और जीडीपी ग्रोथ उस कार की रफ्तार है। ठीक है। अब इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए और वो पेट्रोल है क्रेडिट, यानी बैंकों से मिलने वाला कर्ज। कई सालों तक हमारी कार तेज चल रही थी, पर हम उसे पेट्रोल कम दे रहे थे। यही वो -10.3% का गैप था। कार में पोटेंशियल था पर फ्यूल की कमी थी। अब हम जितनी रफ्तार से कार चला रहे हैं, लगभग उतना ही पेट्रोल उसे दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी को उसकी ग्रोथ के लिए पूरा फाइनेंशियल फ्यूल मिल रहा है। वाह। तो जो द कार्ट एंड द हॉर्स वाली बात थी, यहां तो साफ लग रहा है कि घोड़ा यानी क्रेडिट, गाड़ी यानी इकोनॉमी को तेजी से खींच रहा है। एग्जैक्टली। और घोड़े को इतना मजबूत बनाने में, मतलब एनपीएस को कम करने में, एक चीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी। हाँ,
सोर्स पढ़ते हुए इसके आंकड़ों में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। इसमें लिखा है कि सितंबर 2024 तक 1068 मामलों में 3,60,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। पर जो बात मेरे सिर के ऊपर से निकल गई वो ये है कि ये रिकवरी कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू से 161% ज्यादा है। क्या इसका मतलब ये है कि हम कबाड़ से भी 1.5 गुना ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब ही आईबीसी की कामयाबी का राज है। देखिए, पहले बैंकों के लिए एनपीए वसूलना एक अंतहीन लड़ाई जैसा था। सालों तक केस अदालतों में लटके रहते थे। आईबीसी ने आकर उस खेल के नियम ही बदल दिए। उसने एक टाइमर लगा दिया। अब ये लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब है कि अगर उस दिवालिया कंपनी की मशीनें, बिल्डिंग, सब कुछ कबाड़ के भाव बेच दिया जाए तो कितना पैसा मिलेगा। आईबीसी ने उससे 161% ज्यादा वसूला। और दूसरा टर्म है फेयर वैल्यू, मतलब अगर उस कंपनी को एक चलती फिरती इकाई के तौर पर बेचा जाए तो उसकी एक उचित कीमत क्या होगी। ओके। उसका भी लगभग 86% वसूल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आईबीसी सिर्फ कबाड़ नहीं बेच रहा, वो कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। आईबीसी का सबसे बड़ा हथियार डर है। अब कंपनियों के मालिकों को पता है कि अगर उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया तो एक तय समय के अंदर उनकी कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ से जा सकता है। इसी डर से वो या तो पैसा चुकाते हैं या फिर कोई और खरीदार आकर उस कंपनी को जिंदा रखता है। ये सिर्फ पैसा वसूलने का नहीं बल्कि बिजनेस को बचाने का मैकेनिज्म है। तो जब बैंकों की हालत इतनी सुधर गई है और वो इतना लोन बांट रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? जाहिर है कंपनियों में, लोगों की जेब में। और इसका सबसे बड़ा असर हमें स्टॉक मार्केट में दिखना चाहिए। आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। कहानी नहीं बल्कि महाकाव्य कहते हैं। ये साफ दिख रहा है कि चुनावी उठापटक के बावजूद भारतीय बाजार ने बाकी सभी उभरते बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। हाँ। और ये भरोसा सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में नहीं है जहां हम और आप जैसे लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। ये भरोसा प्राइमरी मार्केट में भी दिख रहा है जहां कंपनियां पहली बार आईपीओ के जरिए पैसा उठाती हैं। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच प्राइमरी मार्केट से 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। पर एक आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। बीएसई का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी का अनुपात 136% पर है। मतलब हमारे देश में लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल वैल्यू हमारी पूरी इकोनॉमी के 1 साल के आउटपुट से 36% ज्यादा है, जबकि चीन में यह सिर्फ 65% है। ये आंकड़ा सुनकर तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या हम किसी खतरनाक बुलबुले के पास हैं? क्या हमारा बाजार हकीकत से ज्यादा आगे भाग गया है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है और सोर्स इसे पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देख रहा है। लेकिन क्यों, ये समझना जरूरी है। देखिए, चीन का 65% का आंकड़ा दिखाता है कि वहां की ग्रोथ काफी हद तक स्टेट ड्रिवन है, सरकार के हाथ में है। जबकि हमारा 136% का आंकड़ा दिखाता है कि हमारी ग्रोथ को प्राइवेट सेक्टर और बाजार की ताकत खींच रही है। ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां दुनिया भर से पैसा अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रही हैं। ये सिर्फ पेपर मनी नहीं है, ये वो पैसा है जो कल की फैक्ट्रियों, नए स्टार्टअप्स और नई नौकरियों में लगेगा। ये एक फंडामेंटल फर्क है। तुम्हारी कार्ट एंड हॉर्स वाली कहानी में स्टॉक मार्केट का घोड़ा एक रेस का घोड़ा है जो गाड़ी से थोड़ा आगे दौड़ रहा है और दुनिया उस घोड़े पर दांव लगा रही है। बहुत हद तक यही बात है। हालांकि सावधानी हमेशा जरूरी है, लेकिन ये एक मैच्योर और गहरे होते फाइनेंशियल मार्केट की निशानी तो है ही। फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ बैंक और शेयर बाजारी नहीं है, आम आदमी की बचत का एक बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस और पेंशन में भी जाता है। वहां क्या चल रहा है? वहां भी एक शांत क्रांति चल रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम 7.7% बढ़कर 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं और पेंशन सब्सक्राइबर्स की संख्या साल दर साल 16% बढ़ी है। 16%? जी, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। कैसा सामाजिक बदलाव? क्या ये सिर्फ बढ़ती इनकम का नतीजा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये आंकड़े उस बदलाव को दिखाते हैं जो हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। सोचिए, हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए बीमा मतलब LIC और टैक्स बचाना होता था। हाँ, सही बात है। आज 25 साल का युवा अपनी पहली सैलरी मिलते ही हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान के बारे में सोचने लगता है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है।
लोग अब सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि अपने भविष्य, अपनी हेल्थ और अपने रिटायरमेंट को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं। ये इकोनॉमी में एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चरल चेंज है। तो कुल मिलाकर देश के अंदर की फाइनेंशियल तस्वीर काफी मजबूत लग रही है। घर का हाल तो ठीक है, पर दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? चलिए अब एक्सटर्नल सेक्टर पर नजर डालते हैं। और यहाँ भी कहाँ भी काफी मजबूत है। पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और स्लोडाउन के बावजूद भारत का एक्सटर्नल सेक्टर काफी लचीला साबित हुआ है। एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देखें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स 6% बढ़े हैं, लेकिन असली हीरो रहा है हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो 11.6% बढ़ा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये तो कमाल की बात है। मतलब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, जो आईटी सपोर्ट दिया जा रहा है, उसमें भारत एक सुपर पावर है। हमारा सर्विस सेक्टर दुनिया में हमारा झंडा गाड़ रहा है। बिल्कुल, हम सिर्फ कपड़े या मसाले एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा असली दम है सर्विसेज में। UNCTAD के अनुसार टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का हिस्सा 10.2% है। हम इस सेक्टर में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। वाह! यह हमारा नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, जो ग्लोबल शॉक के समय हमारी इकोनॉमी के लिए एक कुशन का काम करता है। जब दुनिया में सामान की खरीद फरोख्त कम हो जाती है, तब भी कंपनियों को अपना आईटी सिस्टम तो चलाना ही पड़ता है ना? और उसके लिए वो भारत की ओर देखते हैं। और शायद इसी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD भी कंट्रोल में है। ये हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहता है। सोर्स के मुताबिक ये GDP का सिर्फ 1.2% है, जो काफी कम माना जाता है। हाँ, और ये कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि हमारी सर्विसेज से कमाई मजबूत है, और जो भारतीय विदेश से पैसा घर भेजते हैं यानी रेमिटेंस, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर है। तो हम इंपोर्ट पर जितना डॉलर खर्च करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हम कमा लेते हैं, इसलिए हमारा घाटा बहुत कम रहता है। इसी बीच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। फिस्कल ईयर के पहले 8 महीनों में $55.6 बिलियन का FDI आया, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। ये आंकड़ा तो अच्छा है, पर हमने पिछले कुछ समय में ये भी सुना है कि कुछ बड़ी विदेशी कंपनियां भारत से जा रही हैं। तो क्या ये FDI कुछ खास सेक्टर्स में ही सिमटा हुआ है, या ये एक ब्रॉड बेस्ड भरोसा दिखाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। FDI सिर्फ पैसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मनी है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं लाती, बल्कि अपने साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स और हजारों नौकरियां भी लाती है। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा लौट रहा है। वो यहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने नहीं, बल्कि दशकों के लिए इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। हमारी कार्ट एंड हॉर्स एनालॉजी में कहें तो विदेशी निवेशक अपनी मजबूत घोड़ों को हमारी गाड़ी में जोत रहे हैं, ताकि वो भी इस रफ्तार का फायदा उठा सकें। इस सब का असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स पर भी साफ दिख रहा होगा। दिसंबर 2024 के अंत में ये $640.3 बिलियन था। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। और ये है भी। इसे ऐसे समझिए कि ये देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी सेविंग्स है। हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम लगभग 11 महीनों का इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं। 11 महीने? जी। अगर कल को हमारी सारी कमाई बंद हो जाए, तब भी हम 11 महीने तक जरूरी सामान जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मशीनरी वगैरह बाहर से खरीद सकते हैं। ये किसी भी बाहरी संकट से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। एक आखिरी सवाल इस सेक्शन पर, विदेशी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेट का क्या हाल है? अक्सर ये भी एक चिंता का विषय होता है। इस मोर्चे पर भी हम काफी सुरक्षित स्थिति में है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि विदेशी कर्ज पिछले कुछ सालों से स्थिर है। GDP के अनुपात में ये सिर्फ 19.4% है, जो पूरी तरह से मैनेजेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमारे कुल विदेशी कर्ज का लगभग 90% कवर करता है। अच्छा। मतलब अगर हमें आज अपना सारा विदेशी कर्ज चुकाना पड़ जाए, तो भी हमारे पास उसके 90% के बराबर डॉलर पहले से ही रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वो देश का फाइनेंशियल सेक्टर हो या बाहरी मोर्चे पर, हमारी स्थिति एक काफी मजबूत और पॉजिटिव तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल। और हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है। NPA का कम होना बैंकों के सुधरते मैनेजमेंट को दिखाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम का बढ़ना लोगों में बढ़ती फाइनेंशियल जागरूकता को दिखाता है। और FDI का आना भारत पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कीमतों और महंगाई यानी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हर साल खासकर मॉनसून के आसपास
हर घर की डाइनिंग टेबल पर एक नेशनल डिबेट बन जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। टमाटर 150 रुपए किलो हो गए, प्याज रुला रहा है, ये हेडलाइंस तो अब कैलेंडर का हिस्सा सी लगती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तब इकोनॉमी के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी कहानी चल रही होती है। और हमारे सोर्सेज उसी बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। सोर्सेज में IMF का डेटा है जो कहता है कि 2022 में जो ग्लोबल महंगाई दर 8.7% की एक डरावनी ऊंचाई पर थी, वो 2024 तक काफी कूल डाउन होकर 5.7% पर आ गई है। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत। इसे ऐसे समझिए कि 2022 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरह के बुखार से तप रही थी। पैंडेमिक के बाद सप्लाई चेन्स तहस-नहस थीं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर थे। और जब एनर्जी महंगी होती है तो फैक्ट्री में सामान बनाने से लेकर उसे आपके घर तक पहुंचाने तक सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब A to Z हर चीज पर असर। एग्जैक्टली। तो अब जब वो ग्लोबल बुखार उतर रहा है तो उसका सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहते हैं। इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता तो मंडियों में सब्जियां लाने का खर्चा कम, फैक्ट्रियों में माल बनाने की लागत कम। ये राहत धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंचती है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि भारत में भी रिटेल महंगाई, जिसे हम सब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI के नाम से जानते हैं, उसमें कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 5.4% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में मतलब अप्रैल-दिसंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक घटकर 4.9% पर आ गई है। और ये जो 0.5% की गिरावट है, ये सुनने में शायद बहुत बड़ी न लगे, है ना? हाँ, लगता है कि बस आधा % ही तो है। लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। ये CPI एक बास्केट की तरह है जिसमें एक आम परिवार के महीने भर के खर्चे शामिल होते हैं। अनाज, दालें, दूध, सब्जियां, कपड़े, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, डॉक्टर का बिल, पेट्रोल का खर्चा, सब कुछ। तो ये सिर्फ आलू प्याज की कहानी नहीं है, ये पूरी जिंदगी की कहानी है। तो जब हम कहते हैं कि महंगाई 0.5% कम हुई है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी बास्केट पर औसतन आपका खर्चा थोड़ा कम हुआ है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए महीने के आखिर में 1000-1500 रुपए की बचत भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल मायने रखती है। तो ये आंकड़ा भले ही छोटा दिखे, इसका असर बड़ा और पॉजिटिव है। हाँ, तो आंकड़े बेहतर हो रहे हैं, ये तो साफ है। लेकिन क्या ये ट्रेंड टिकाऊ है? बिकॉज वीव सीन दिस बिफोर। महंगाई कम होती है और फिर किसी एक वजह से कभी मॉनसून खराब हो गया, कभी कुछ और हुआ और वो वापस रॉकेट बन जाती है। भविष्य के लिए अनुमान क्या कहते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये, और यहीं पर हमारे सोर्सेज एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। RBI और IMF दोनों का अनुमान है कि ये गिरावट जारी रहेगी। उनका प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक भारत की महंगाई दर धीरे धीरे कम होकर लगभग 4% के टारगेट पर आ जाएगी। 4%? ये आंकड़ा बार बार सुनने में आता है। RBI की हर मीटिंग के बाद इसी की चर्चा होती है। ये 4% में ऐसा क्या जादू है? हाँ, ये इकोनॉमी का स्वीट स्पॉट है। RBI का एक ऑफिशियल मैंडेट है जिसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। इसके तहत उन्हें महंगाई को 4% पर रखने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है। मतलब महंगाई 2 से 6% के बैंड के बीच रहनी चाहिए। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब गाड़ी ना तो इतनी धीमी चलानी है कि मंजिल पर ही ना पहुंचे, और ना ही इतनी तेज कि एक्सीडेंट हो जाए। 4% वो परफेक्ट कंट्रोल्ड स्पीड है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अगर महंगाई 2% से नीचे चली जाए तो ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड का संकेत है। मतलब लोग खर्च नहीं कर रहे, बाजार में डिमांड नहीं है, इकोनॉमी सुस्त पड़ रही है। बिल्कुल, कंपनियां प्रोडक्शन कम कर देंगी और नौकरियां जाने लगेंगी। हाँ, ये इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर 6% से ऊपर चली जाए तो वो आम आदमी की बचत को दीमक की तरह खाने लगती है। आपकी सैलरी तो साल में एक बार बढ़ती है, लेकिन महंगाई हर रोज आपके पैसे की कीमत कम कर रही होती है। तो 4% का लक्ष्य मतलब एक स्टेबल और बढ़ती हुई इकोनॉमी का संकेत है। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेकिन फिर सवाल वही है, ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? क्या RBI बस ब्याज दरें बढ़ा घटा कर ये कर सकता है? क्योंकि अब तक तो यही लगता रहा है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हमारे सोर्सेस साफ तौर पर कहते हैं कि RBI जो करता है वो जरूरी है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है।
इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को बार बार बुखार आ रहा है तो आप उसे पैरासिटामोल देते रहेंगे। बुखार उतर जाएगा, लेकिन ये इलाज नहीं है। इलाज के लिए आपको इन्फेक्शन की जड़ तक पहुंचना होगा। तो महंगाई का ये इन्फेक्शन क्या है जिसकी वजह से ये बार बार लौट कर आता है? What's fascinating here is the sources point to a place no one usually looks at during monetary policy discussions. वो कहते हैं कि भारत में लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमतों में स्थायी स्थिरता लाने की चाबी आरबीआई के बिल्डिंग में नहीं, बल्कि हमारे खेतों में है। वेट व्हाट? खेतों में? मतलब हम महंगाई की लड़ाई गलत जगह लड़ रहे हैं। सबका ध्यान हमेशा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पर होता है कि रिपो रेट कितना बढ़ा या घटा, लेकिन आप कह रही हैं कि असली गेम चेंजर तो कृषि वैज्ञानिक और किसान है। दिस कंप्लीटली चेंजेस द पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली यही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। सोर्सेज में साफ लिखा है कि स्थायी समाधान के लिए 2 चीजों पर काम करना होगा। पहला, क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज विकसित करना। और दूसरा, खेती के तरीकों को बेहतर बनाना यानी एनहांस्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सुनने में बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें, इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी फसलें तैयार करना जो मौसम के एक्सट्रीम बदलावों को झेल सकें। आप देखिए, क्लाइमेट चेंज अब कोई किताबी बात नहीं रही, ये हमारी हकीकत है। कभी बेमौसम बारिश से फसलें डूब जाती हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी हीट वेव गेहूं की फसल को पकने से पहले ही जला देती है। सही बात है। और भारत में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फूड इन्फ्लेशन से आता है। मतलब खाने पीने की चीजों के दाम ही पूरी महंगाई को ऊपर नीचे करते हैं। तो जो टमाटर या प्याज की कीमतों में हर साल भूचाल आता है, ये उसका परमानेंट इलाज है? बिल्कुल। क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों का मतलब है हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स ऐसी किस्में तैयार करें जो इन नई चुनौतियों का सामना कर सकें। जैसे गेहूं की ऐसी किस्म जो 40-42 डिग्री की गर्मी भी सह सके। अच्छा। धान की ऐसी वैरायटी जिसे उगाने में बहुत कम पानी लगे, या प्याज और टमाटर की ऐसी किस्में जिनकी जड़ें ज्यादा मजबूत हों और वो ज्यादा बारिश से आसानी से गले नहीं। ये एक तरह से फसलों को वेदर प्रूफ बनाने जैसा है। राइट। जब मौसम की मार से फसलें बर्बाद नहीं होंगी तो बाजार में सप्लाई अचानक कम नहीं होगी और कीमतें स्थिर रहेंगी। और दूसरा पॉइंट था एनहांस्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मुझे लगता है कि लोग इसे अक्सर सिर्फ बड़े बड़े ट्रैक्टर और महंगी मशीनों से जोड़ते हैं, बट आई अज्यूम द सोर्सेज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग मोर फंडामेंटल। यू राइट। ये सिर्फ बड़ी मशीनों की बात नहीं है, ये स्मार्ट फार्मिंग की बात है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल, जैसे ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पाइप के जरिए पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे 70% तक पानी की बचत होती है और पैदावार भी बढ़ती है। या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड्स का इस्तेमाल, जिससे किसान को पता चलता है कि उसकी मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है और किसकी अधिकता। तो वो अंधाधुंध यूरिया डालने के बजाय सिर्फ जरूरत के हिसाब से खाद डालता है। इससे उसकी लागत कम होती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और फसल की क्वालिटी भी। इसमें तो ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल होता है ना? हाँ। फसलों पर नजर रखने के लिए। एब्सोल्युटली। ड्रोन से स्प्रे करना ताकि कीटनाशक बराबर फैलें और कम इस्तेमाल हों। सैटेलाइट से देखकर ये पता लगाना कि फसल के किस हिस्से में पानी की कमी है या बीमारी लग रही है। ये सब मिलकर खेती को एक अंदाजे वाले काम से एक प्रिसीजन बेस्ड साइंस में बदल देते हैं। जब आपकी पैदावार प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो जाती है तो कीमतें भी प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की बात है। आरबीआई का ब्याज दरें बढ़ाना तो ऐसा है जैसे आपने बहते हुए जख्म पर बैंडेड लगा दी। हाँ। लेकिन खेती में सुधार करना उस जख्म को जड़ से ठीक करने जैसा है। परफेक्ट। मैं एक और एनालॉजी देती हूँ जो सोर्सेस के सार को पकड़ती है। मान लीजिए आपके घर की पानी की टंकी में एक बड़ा छेद है। आप दिन भर बाल्टी से पानी भरते रहते हैं, लेकिन टंकी कभी पूरी नहीं भरती। आरबीआई का ब्याज दरें घटाना बढ़ाना उस बाल्टी से पानी भरने जैसा है, एक जरूरी लेकिन टेम्पररी काम। लेकिन खेती में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना उस टंकी के छेद को परमानेंटली सीमेंट से बंद करने जैसा है। एक बार आपने वो कर दिया तो फिर सप्लाई की समस्या ही खत्म हो जाएगी। That makes so much sense. लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या इसे लागू करना उतना ही आसान है? हमारे देश में करोड़ों छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है।
उन तक ये टेक्नोलॉजी, ये नए वेदर प्रूफ बीज, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? ये इस कहानी का सबसे प्रैक्टिकल और मुश्किल हिस्सा है। चुनौती बहुत बड़ी है। अवेयरनेस की कमी है, शुरुआती लागत ज्यादा है और भारत का एग्रीकल्चरल लैंड बहुत फ्रैगमेंटेड है। हाँ, वो तो है। एक बड़े खेत में टेक्नोलॉजी लागू करना आसान है, लेकिन 100 छोटे-छोटे खेतों में करना मुश्किल। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होगी, जैसे कि जिसे सरकार की तरफ से सब्सिडी स्कीम्स को और प्रभावी बनाना होगा, ताकि छोटे किसान भी ड्रिप इरिगेशन या सोलर पंप जैसी चीजें खरीद सकें। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs को मजबूत करना होगा, ताकि किसान मिलकर मशीनें खरीद सकें और अपनी उपज का बेहतर दाम पा सकें। सही है। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें एक बड़ा रोल निभाना होगा, जो किसानों को फार्मिंग एज अ सर्विस मॉडल पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं। और सबसे जरूरी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, जो सरकारी कृषि अधिकारी होते हैं, उन्हें किसानों तक जाकर इन नई तकनीकों के बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी होगी। ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन स्थायी समाधान का रास्ता यही है। तो संक्षेप में कहानी ये है कि ग्लोबल और नेशनल लेवल पर महंगाई के आंकड़े राहत दे रहे हैं और हम 4% के स्वीट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये राहत स्थायी हो, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स की किताबों से निकलकर देश के खेतों की तरफ देखना होगा। जब तक हमारी खेती मौसम के भरोसे रहेगी, तब तक हमारी इकोनॉमी भी महंगाई के झटकों से पूरी तरह महफूज नहीं रह सकती। द रियल आंसर लाइज इन एग्रीकल्चरल रेजिलियंस। बिल्कुल, ये महंगाई से लड़ाई को एक नए नजरिए से देखने की बात है। ये सिर्फ फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी की लड़ाई नहीं है, ये साइंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की लड़ाई भी है। और इस लड़ाई में जीत का मतलब सिर्फ महंगाई पर काबू पाना नहीं होगा, बल्कि हमारी करोड़ों किसानों की आय को सुरक्षित करना और देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना भी होगा। चलिए, अब कीमतों और महंगाई की इस गहरी पड़ताल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इकोनॉमी की एक बड़ी मजबूत, बल्कि कह सकते हैं कि एक बुलिश तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में काफी हलचल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, इनके पीछे जो ट्रेंड्स हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे हमारे हाथ में फोन से लेके ट्रेन के सफर तक, इस पूरी कहानी का हिस्सा है। तो चलिए इसी को खोलते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। पहला ही आंकड़ा कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर FY25 में 6.2% से ग्रो करने की उम्मीद है। ये ग्रोथ या आंखों से रही है। देखिए, इसके 2 मेन इंजन बताए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी देश की तरक्की के लिए ये दोनों चीजें मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह है। हाँ। अगर घर बनाने हैं, फैक्ट्री लगानी है, सड़कें बनानी है, तो कंस्ट्रक्शन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और फिर उन घरों फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो जब इन दोनों में मजबूत ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब है कि जमीन पर काम हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है। और सरकार की तरफ से भी काफी जोर दिया जा रहा है, खासकर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 पर। ये समर्थ उद्योग सेंटर्स क्या हैं? सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, भारी भरकम है, पर कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाना। ओके। सोचिए, एक फैक्ट्री जहां मशीनें आपस में बात कर रही हैं, डेटा का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बेहतर बना रही हैं। समर्थ उद्योग सेंटर्स इसी चीज को, मतलब इसी को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र है, जो कंपनियों को ये नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। FY24 में डोमेस्टिक सेल्स 12.5% बढ़ी हैं। 12.5%? हाँ, मतलब लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। खाता है। सही बात है। आसानी से मिलने वाले लोन, बेहतर सड़कें और एक स्टेटस सिंबल के तौर पर गाड़ी का होना, ये सब इस ग्रोथ के पीछे के कारण है। और गाड़ियों से आगे बढ़कर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हाँ, तो ये तो कमाल ही है। वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। पिछले दशक में, मतलब FY15 से FY24, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 17.5% के CAGR से बढ़ा है। 17.5% का CAGR बहुत मजबूत ग्रोथ है। इसका मतलब है कि हर साल ग्रोथ पिछले साल की ग्रोथ के ऊपर हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्मार्टफोन। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि 99% स्मार्टफोन्स अब भारत में ही बन रहे हैं। हाँ, मतलब इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बहुत ही कम हो गई है। मुझे याद है कुछ साल पहले तक तो हर फोन के डब्बे पर मेड इन चाइना लिखा होता था। बिल्कुल। अब मेड इन इंडिया देखना आम बात हो गई है। ये मेक इन इंडिया पहल का एक सीधा नतीजा है।
इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचती है बल्कि देश में रोजगार भी पैदा होता है और एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, फोन की स्क्रीन बनाने वालों से लेकर चार्जर बनाने वालों तक। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं जो बहुत जरूरी है, फार्मास्यूटिकल्स। FY24 में इसका टर्नओवर 4,17,000 करोड़ का था। 4 लाख करोड़ से ज्यादा। और पिछले 5 सालों में 10.1% की औसत दर से बढ़ा है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और ये आंकड़े उसी को साबित करते हैं। कोविड के दौरान ये और भी साफ हो गया था। हाँ, वो तो था। पर ये सिर्फ दवाइयां बनाना नहीं है, अब इनोवेशन की भी बात है। और इनोवेशन की बात करें तो WIPO की 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत पेटेंट फाइल करने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों में 6ठे स्थान पर है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। सही में। हम सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर नहीं रह गए हैं, अब हम नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज भी बना रहे हैं। ये दिखाता है कि देश में R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर बढ़ रहा है। और इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार है MSME सेक्टर, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उन्हें एक हाईली वाइब्रेंट सेक्टर कहा गया है। वाइब्रेंट इसलिए क्योंकि यही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है और इकोनॉमी में क्या कहते हैं, जमीनी स्तर पर जान फूंकता है। अच्छा। आपके मोहल्ले की बेकरी से लेकर छोटे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री तक सब इसी में आते हैं। सरकार भी इन्हें सपोर्ट कर रही है। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया है जिसका कॉर्पस 50,000 करोड़ रुपए है। हाँ, ये फंड इक्विटी फंडिंग देने के लिए है। मतलब अगर किसी छोटे बिजनेस को बड़ा बनना है तो सरकार उसके बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद कर उसे पैसा देगी। तो ये सिर्फ लोन देने से अलग है। हाँ, बहुत अलग है। इसमें सरकार एक तरह से बिजनेस की ग्रोथ में पार्टनर बन जाती है। साथ ही क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जहां एक ही तरह का काम करने वाले छोटे बिजनेस को एक जगह लाकर उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आगरा का लेदर क्लस्टर या तिरुपुर का टेक्सटाइल क्लस्टर। तो इंडस्ट्री की कहानी तो मजबूत है, लेकिन इकोनॉमी का जो असली वॉर हॉर्स है, हाँ, पुराना योद्धा हाँ, पुराना योद्धा, वो तो सर्विसेज सेक्टर है। इसके आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। सर्विसेज सेक्टर का इकोनॉमी में योगदान मतलब GVA में हिस्सा FY14 में 50.6% था, जो FY25 में बढ़कर 55.3% हो गया है। 55%? हाँ, मतलब देश की आधी से ज्यादा कमाई इसी सेक्टर से आ रही है। और इसकी ग्रोथ रेट भी कमाल की है। महामारी के बाद FY23 से FY25 इसकी औसत ग्रोथ 8.3% रही है, जो महामारी से पहले के 8% से भी ज्यादा है। मतलब बाउंस बैक भी जबरदस्त किया है। बिल्कुल। यही इस सेक्टर की खासियत है। ये बहुत लचीला है और अब तो भारत ग्लोबल लेवल पर भी एक बड़ी ताकत बन चुका है। हाँ, 2023 में ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 4.3% था और हम दुनिया में 7वें नंबर पर थे। 7वें नंबर पर। और FY25 के शुरुआती महीनों मतलब अप्रैल-नवंबर में हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट 12.8% बढ़ा है। जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कहते हैं तो लोगों को सिर्फ IT याद आता है। हाँ, सही बात है। लेकिन इसमें बहुत कुछ है। कंसल्टेंसी, टूरिज्म, मेडिकल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर भारत में बैठा कोई आर्किटेक्ट दुबई के किसी प्रोजेक्ट का डिजाइन बना रहा है तो वो भी सर्विसेज एक्सपोर्ट है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। और IT और कंप्यूटर सर्विसेज तो अपनी अलग ही लीग में। पिछले एक दशक में ये 12.8% की ट्रेंड रेट से बढ़े और GVA में इनका हिस्सा 6.3% से बढ़कर 10.9% हो गया। ये लगभग दुगना हो गया है। दोगुना। आज हर दूसरे तीसरे परिवार में कोई ना कोई IT में काम कर रहा है। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर इसी ग्रोथ पर चल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ने तो इसे और भी फैला दिया है। लेकिन सर्विसेज में सिर्फ IT नहीं है, कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी वापसी कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे। अच्छा। FY24 में पैसेंजर ट्रैफिक में 8% और माल ढुलाई मतलब फ्रेट में 5.2% की ग्रोथ हुई है। पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ दिखाते हैं कि लोग ज्यादा घूम रहे हैं, काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और माल ढुलाई में ग्रोथ, वो तो सीधे सीधे इकोनॉमी की एक्टिविटी का बैरोमीटर है। हाँ, ये तो है। अगर देश में सामान एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन और खपत दोनों बढ़ रही है। और आखिर में टूरिज्म सेक्टर, इसकी GDP में हिस्सेदारी FY23 में 5% पर वापस आ गई, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल था। लोगों ने लॉकडाउन के बाद जिसे रिवेंज ट्रैवल कहा था। हाँ, ये उसका असर है। लोग अब विदेशी डेस्टिनेशंस के साथ साथ घरेलू जगहों को भी खूब एक्सप्लोर कर रहे हैं।
इससे होटलों से लेकर टैक्सी वालों तक सबको फायदा होता है। सही है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी के पारंपरिक हिस्से भी फिर से पटरी पर आ रहे हैं। तो कुल मिला के इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इनोवेशन और पारंपरिक सर्विसेज तक हर जगह ग्रोथ की कहानी है। हाँ, और ये आंकड़े दिखाते हैं कि इकोनॉमी के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, खेत, किसान, मंडी। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो शायद हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। बिल्कुल। ये कहानी मतलब दो हिस्सों में, एक हिस्सा है खेत का, जमीन का, कि वहां क्या उग रहा है, कैसे उग रहा है और कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। और कहानी का दूसरा हिस्सा है पॉलिसी का, नीतियों का, कि जो उग रहा है वो किसकी थाली तक पहुंच रहा है और किसान की जेब में क्या जा रहा है। इन दोनों हिस्सों को जोड़कर ही पूरी तस्वीर समझ में आती है। तो चलिए इसी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत सबसे बड़े आंकड़े से करते हैं। सोर्स कहता है कि FY24 में देश की GDP में कृषि का हिस्सा लगभग 16% है। हाँ। अब जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की हाई फ्लाइंग स्टोरी सुनते हैं, तो 16% सुनने में शायद थोड़ा कम लगे। क्या ये वाकई एक बड़ा नंबर है? ये बहुत बड़ा नंबर है और इसे दो तरह से देखना चाहिए। पहला, ये करंट प्राइसेस पर है, मतलब ये आज की महंगाई को मिलाकर है। अच्छा। 16% का मतलब है कि देश की कुल कमाई का लगभग छठा हिस्सा आज भी सीधे खेतों, तालाबों और पशुओं से आ रहा है। दूसरा और ज्यादा जरूरी, ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों रोजगार का आंकड़ा है। मतलब हमारी आधी से ज्यादा आबादी की लाइवलीहुड आज भी सीधे तौर पे इसी सेक्टर से जुड़ी है। एग्जैक्टली। तो जब ये सेक्टर 1% भी ऊपर नीचे होता है तो उसका असर 60-70 करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी इकोनॉमी की इमारत खड़ी है। और इसी फाउंडेशन में, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। ये अब सिर्फ गेहूं चावल की पारंपरिक कहानी नहीं रही, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज साफ साफ कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक और फिशरीज जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स अब असली ग्रोथ ड्राइवर्स बन गए हैं। हाँ, और ये शिफ्ट जबरदस्त है। किसान अब सिर्फ अनाज उगाने वाला नहीं रहा, वो एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा है। इसे अब किसान का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। जैसे हम अपनी सेविंग्स को FD, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में बांटते हैं, बिल्कुल, ताकि रिस्क कम हो, वैसे ही किसान अब अपने खेत में कर रहा है। उसे पता है कि सिर्फ गेहूं या धान पर निर्भर रहना खतरनाक है, मौसम की एक मार और पूरी साल की मेहनत बर्बाद। लेकिन अगर वो साथ में सब्जियां उगा रहा है या कुछ गाय भैंस रखी हैं या एक छोटा सा तालाब है जिसमें मछली पालन हो रहा है तो उसकी आमदनी के कई सोर्स बन जाते हैं। एक फसल खराब भी हुई तो दूध बेचकर या अंडे बेचकर घर चल जाता है। और इसकी वजह सिर्फ रिस्क नहीं है, वजह डिमांड भी है। अच्छा, डिमांड कैसे? शहरों में मिडिल क्लास में लोगों की खाने की आदतें बदल रही हैं। लोग अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, हेल्थ के लिए खा रहे हैं ना। हाँ, ये तो है। उन्हें अपनी प्लेट में सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, सलाद चाहिए, प्रोटीन के लिए दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, ये सब चाहिए। ये बढ़ती डिमांड ही इस डाइवर्सिफिकेशन को फ्यूल कर रही है। पर क्या ये शिफ्ट इतना आसान है? मतलब गेहूं उगाने से टमाटर या अनार उगाने पर स्विच करने में किसान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है और नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। फल सब्जियां पेरिशेबल होती हैं, यानी जल्दी खराब हो जाती हैं। हाँ, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। बहुत कम। इनके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, ताकि ये खेत से शहर की बड़ी मंडियों तक सही सलामत पहुंच सकें। एक छोटे किसान के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मुश्किल होता है। और लाइवस्टॉक में जानवरों की बीमारियों का खतरा रहता है, जिसके लिए अच्छी वेटरनरी केयर चाहिए। तो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम के बिना किसान इस शिफ्ट का पूरा फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये तो हुई डाइवर्सिफिकेशन की बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने अनाज उगाना कम कर दिया है। प्रोडक्शन के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, वो आंकड़े भी इंप्रेसिव हैं। खरीफ अनाज का उत्पादन 2024 में 1647 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल से लगभग 90 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। मतलब हम सरप्लस में है। बिल्कुल। और फूड सिक्योरिटी के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम अपनी 140 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए आत्मनिर्भर हैं।
लेकिन यहाँ कहानी का वो क्लासिक ट्विस्ट आता है। कि बम्पर फसल अक्सर किसान के लिए बम्पर आंसू लेकर आती है। सही पकड़ा, क्योंकि जब बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती हैं। यहीं पर सरकार के इंटरवेंशन यानी एमएसपी की भूमिका आती है। और सोर्सेज में एमएसपी को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अरहर यानी तुअर दाल पर एमएसपी उत्पादन लागत से 59% ज्यादा 59%? और बाजरे पर 77% ज्यादा बढ़ाई गई है। ये तो किसी भी बिजनेस में एक शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पर इस उत्पादन लागत में क्या-क्या शामिल होता है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारा खेल है। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ बीज और खाद का खर्चा नहीं है। अच्छा, इसमें सिंचाई का पानी, ट्रैक्टर का डीजल, मजदूरों की दिहाड़ी, सब कुछ शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें किसान और उसके परिवार की मेहनत को भी एक मजदूरी के तौर पर जोड़ा जाता है। ओह अच्छा, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। एग्जैक्टली। मतलब अगर किसान अपने ही खेत में काम कर रहा है तो उसकी भी एक कीमत है। इस पूरी लागत के ऊपर 50-70% का मुनाफा सुनिश्चित करना, ये किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। में था एमएसपी घोषित कर देना एक बात है, पर क्या हर किसान को मंडी में वो दाम मिल पाता है? ये 100% का सवाल है। घोषणा और अमल के बीच का फासला ही असली चुनौती है। गेहूं और धान के लिए तो प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी सरकारी खरीद का ढांचा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफी मजबूत है। लेकिन दालों, मोटे अनाज या तिलहन के लिए ये व्यवस्था अभी भी उतनी मजबूत नहीं है। तो किसान को मजबूरी में बेचना पड़ता है। किसान अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें लोकल मंडी में ट्रेडर को एमएसपी से कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और ये सुनिश्चित करना कि एमएसपी का फायदा देश के कोने-कोने में हर किसान तक पहुंचे, ये अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। तो एक तरफ अनाज का सरप्लस है और दूसरी तरफ हाई वैल्यू सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने शुरू में ही लाइव स्टॉक और फिशरीज का जिक्र किया था। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि फिशरीज सेक्टर की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 8.7% रही है और लाइव स्टॉक की 8%। ये तो IT सेक्टर जैसी ग्रोथ रेट्स है। ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ कहां से रही है? CAGR का मतलब ही है कि ये कोई एक साल का तुक्का नहीं है। ये लगातार साल दर साल हो रही मजबूत बढ़ोतरी है और इसके पीछे कई कारण हैं। जैसा हमने पहले बात की, बढ़ती इनकम और हेल्थ अवेयरनेस एक बड़ा ड्राइवर है। प्रोटीन की मांग बढ़ रही है। पहले घर में अंडा या मछली बनना एक ओकेजन होता था, अब ये हफ्ते में कई बार बनता है। सही बात है। और दूसरा बड़ा कारण है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और फूड डिलीवरी एप्स। बिल्कुल। स्विगी, जोमैटो से लेकर लिशियस और फ्रेश टू होम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हाई क्वालिटी मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स को लोगों के घर तक पहुंचाना बहुत आसान कर दिया है। और शायद सरकारी नीतियां भी इसमें एक रोल प्ले कर रही होंगी। बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार की ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति जैसी योजनाओं ने मछली पालन, खासकर एक्वाकल्चर यानी तालाबों में मछली पालन को बहुत बढ़ावा दिया है। अच्छा। भारत दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक है और हमारा सी फूड एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है। इसी तरह डेयरी सेक्टर में तो हम दशकों से दुनिया में नंबर 1 हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसी संस्थाओं ने एक मजबूत सप्लाई चेन बनाई है जो करोड़ों किसानों को अमूल जैसी कोऑपरेटिव्स के जरिए बाजार से जोड़ती है। तो ये ग्रोथ एक पूरे इकोसिस्टम का नतीजा है। हाँ, एक पूरे इकोसिस्टम का। चलिए, तो ये तो हुई उत्पादन की कहानी। देश में भरपूर खाना पैदा हो रहा है, लेकिन अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। क्या ये खाना हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? असली सवाल। यहाँ सोर्सेज 2 चीजों का जिक्र करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY, और इन्हें एक फंडामेंटल शिफ्ट कहा गया है। ये शिफ्ट है क्या? ये शिफ्ट सोच का है, अप्रोच का है। हम चैरिटी मॉडल से अधिकार आधारित मतलब राइट्स बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़े हैं। चैरिटी से अधिकार। हाँ, पहले भी गरीबों के लिए योजनाएं थीं, लेकिन वो सरकार की मर्जी या एहसान की तरह थीं। 2013 में NFSA के आने के बाद भोजन पाना देश के लगभग 80 करोड़ लोगों का कानूनी अधिकार बन गया। अब वो सरकार से हक के साथ मांग सकते हैं कि उन्हें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिले। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो नागरिक को सशक्त बनाता है। और इसी अधिकार को PMGKY ने और मजबूत किया, खासकर कोविड के दौरान, और अब तो इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है। जरा सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर का परिवार है जिसे हर महीने NFSA का सस्ता अनाज तो मिल ही रहा है, ऊपर से PMGKY के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त भी मिल रहा है।
इस परिवार के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिंदगी बदल देने वाली सिक्योरिटी। उस परिवार की सबसे बड़ी चिंता कि रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, वो चिंता खत्म हो जाती है। तो जो पैसा बच रहा है, अब जो पैसा अनाज खरीदने पर खर्च होता, वो पैसा बच रहा है। वो पैसा बच्चे के स्कूल की फीस में जा सकता है, माँ की दवाई में लग सकता है, या शायद घर की टूटी छत की मरम्मत में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सिर्फ पेट भरने की योजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी पर सीधा हमला है। जब खाने की फिक्र मिटती है, तभी इंसान बेहतर भविष्य के बारे में सोच पाता है। तो ये तो हुई कंज्यूमर की बात, जिसे भोजन का अधिकार मिल गया। अब वापस किसान पर आते हैं। उसे सिर्फ फसल का अच्छा दाम ही नहीं, बल्कि सीधी मदद भी चाहिए होती है। हाँ, यहाँ 100 पीएम किसान योजना का जिक्र करता है, जिसके तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है। हाँ, और पीएम किसान की खूबसूरती उसके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल में है। मतलब कोई लीकेज नहीं। पहले की योजनाओं में पैसा दिल्ली से चलता था और गांव में किसान तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में लीक हो जाता था। अब 2000 रुपए की किश्त सीधे किसान के बैंक खाते में प्रिंग करके आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। इसका असर सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने तक ही तो सीमित नहीं होगा। जब 11 करोड़ परिवारों के खाते में एक साथ 2000 रुपए आते हैं, तो उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? ये एक तरह का मिनी स्टिमुलस पैकेज है जो हर 4 महीने में रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है। अच्छा। किसान को बुआई से ठीक पहले खाद बीज खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ता। वो इस पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करता है। जब वो स्थानीय दुकान से सामान खरीदता है, तो उस दुकानदार की भी बिक्री होती है। जी। ये पैसा हाथ बदलता है और पूरी लोकल इकोनॉमी को चलाता है। ये ग्रामीण मांग को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और सोर्स में एक और योजना का जिक्र है जो भविष्य की बात करती है, पीएम किसान मानधन। ये एक पेंशन योजना है जिसमें 23.61 लाख किसान जुड़े हैं। फ्री सेफ्टी नेट लगता है। बहुत जरूरी। हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब वो 60-65 साल का हो जाता है और उसके शरीर में खेतों में मेहनत करने की ताकत नहीं रहती, तब उसका क्या होता है। हाँ, ये कोई सोचता नहीं। ये योजना उसी भविष्य की चिंता करती है। ये किसान को एक सामाजिक सुरक्षा कवच देती है ताकि बुढ़ापे में उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वो सम्मान के साथ जी सके। पर इसमें एनरोलमेंट अभी काफी कम है, 23 लाख ही। हाँ, अभी इसमें एनरोलमेंट कम है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये एक दूरदर्शी कदम है जो किसान को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ खेत हैं जो बदल रहे हैं, किसान अब सिर्फ गेहूं धान नहीं बल्कि सब्जियां, फल, दूध, मछली सब कुछ पैदा कर रहा है। डाइवर्सिफाई कर रहा है। और दूसरी तरफ सरकार की नीतियां हैं जो फूड सिक्योरिटी को एक अधिकार बना रही हैं और डीबीटी और पेंशन के जरिए किसान को सीधा सपोर्ट दे रही हैं। सही कहा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय कृषि अब एक शांत तालाब नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी है जिसमें नई नई धाराएं जुड़ रही हैं। चुनौतियां बहुत हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर बाजार की अनिश्चितता तक। वो तो हमेशा रहेंगी। वो रहेंगी, लेकिन बदलाव की दिशा साफ दिख रही है। अब असली काम इन दोनों कहानियों, खेत की और नीति की, को और मजबूती से जोड़ने का है, ताकि जो किसान देश का पेट भर रहा है, उसकी अपनी जेब और जिंदगी भी हमेशा भरी रहे। एक दिलचस्प मोड़ पर है ये सेक्टर। बहुत ही दिलचस्प। चलिए इस पे सोचिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। चलिए अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जो शायद हर घर, हर युवा के मन में है, रोजगार और कौशल विकास। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के जॉब मार्केट की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक तरफ कुछ बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े हैं और दूसरी तरफ भविष्य की कुछ बड़ी चुनौतियां। तो चलिए इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये देश की डेमोग्राफिक तकदीर की बात है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौके को एक सुनहरे अवसर में बदल रहे हैं या एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस हेडलाइन नंबर की बात करते हैं जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। स्रोत बताते हैं कि 2023-24 में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 3.2% पर आ गई है, जबकि 2017-18 में ये 6.0% थी। ये तो लगभग आधी हो गई। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी जीत लगती है। हाँ, और हेडलाइन नंबर के तौर पर ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग एक्टिवली काम ढूंढ रहे थे, उनमें से ज्यादा लोगों को अब किसी न किसी तरह का काम मिल रहा है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। असली सवाल ये है कि ये काम किस तरह का है,
क्या ये फॉर्मल जॉब्स हैं? जहां आपको पीएफ मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। एग्जैक्टली, एक तयशुदा सैलरी होती है, या ये इनफॉर्मल सेक्टर का काम है, या फिर जो आजकल बहुत बढ़ गया है, ये गिग इकोनॉमी का हिस्सा है? अच्छा, तो आप गिग इकोनॉमी की बात कर रही हैं? मतलब हमारे शहरों में जो लाखों डिलीवरी राइडर्स या कैब ड्राइवर्स हैं, वो भी इस 3.2% के आंकड़े में गिने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो एम्प्लॉयड तो है, लेकिन क्या उनके पास वो सुरक्षा है जो एक ट्रेडिशनल जॉब देती है? शायद नहीं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी पहले साफ साफ दिखती थी, वो अब अंडर एम्प्लॉयमेंट या प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट में बदल रही है। एक ऐसी नौकरी जिसमें आज काम है, कल का पता नहीं। हाँ, तो सुधार तो है, पर रोजगार की क्वालिटी को समझना और उस पर बहस करना वो अब पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बहुत अहम पॉइंट है, और इसी से जुड़ा है दूसरा आंकड़ा। देश की 26% आबादी 10 से 24 साल के युवाओं की है। स्रोत इसे एक यूनिक डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये एक दो-धारी तलवार है और हम इसकी धार पर चल रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा है। अगर हम इस युवा शक्ति को सही स्किल्स देकर, अच्छी शिक्षा देकर और अच्छे रोजगार के मौके देकर प्रोडक्टिव बना पाए, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये वो इंजन बन सकते हैं जो भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और इसका दूसरा पहलू? दूसरा पहलू वो है जिसका डर हम सबको है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हमारे युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूमते रहे, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। इससे सामाजिक अशांति और हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। मैं हाल ही में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और वहां एक छात्र ने मुझसे पूछा, मैम मैंने 4 साल मेहनत की, पर अब एआई वो कोड मुझसे बेहतर लिख सकता है जो मैंने सीखा है, मुझे क्या करना चाहिए? यही वो डर और सवाल है जिससे डेमोग्राफिक डिजास्टर का खतरा पैदा होता है। ये हर उस छात्र की कहानी है जो सालों मेहनत करके डिग्री हासिल करता है और फिर नौकरी के लिए संघर्ष करता है। ये डर तो बिल्कुल वास्तविक है। इसी कंटेक्स्ट में महिला उद्यमिता यानी वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी की गई है। स्रोत बताते हैं कि सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आसान क्रेडिट, मार्केटिंग सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट और महिला स्टार्टअप्स को मदद। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव की नींव है। जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। और अब ये सिर्फ अचार पापड़ या हैंडीक्राफ्ट्स तक सीमित नहीं है। सही कहा। सोचिए, टियर 2 शहर की एक महिला घर से ही एक इंस्टाग्राम स्टोर चला रही है, या एक स्मॉल टाउन की लड़की यूट्यूब पर कोडिंग सिखा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब माइक्रो फाइनेंसिंग से आगे बढ़कर छोटे छोटे सोलर ग्रिड्स मैनेज कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स इसी स्ट्रक्चरल चेंज को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां महिलाएं अब सिर्फ पैसिव ऑनर नहीं बल्कि एक्टिव जॉब क्रिएटर बन रही हैं। ये सब सुनने में बहुत एम्पावरिंग लगता है, पर एक सवाल है, क्या ये इनिशिएटिव सच में लार्ज स्केल इम्पैक्ट ला रहे हैं या ये बस कुछ गिनी चुनी सक्सेस स्टोरीज तक ही सीमित हैं? क्योंकि एक महिला के लिए अपना बिजनेस खड़ा करने में सामाजिक और पारिवारिक दबाव तो आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चुनौतियां बहुत हैं। सोशल नॉर्म्स, फैमिली सपोर्ट की कमी और कैपिटल तक पहुंच अभी भी बड़े मुद्दे हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव्स एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। जब एक महिला सफल होती है, तो वो अपने आसपास की 10 और महिलाओं को प्रेरित करती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह है जो जमीनी स्तर पर हो रहा है। चलिए अब विकसित भारत के विजन से जुड़े एक और बज़वर्ड पर आते हैं, ग्रीन जॉब्स। कहा जा रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जॉब्स बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये असल में नौकरियां पैदा कर रहा है, या ये बस एक फैंसी शब्द है जिसे हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रीन जॉब्स भविष्य की नौकरियां हैं। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये सिर्फ सोलर पैनल लगाने वाले तकनीशियन तक सीमित नहीं है। सोचिए उन इंजीनियर्स के बारे में जो ज़्यादा एफिशिएंट बैटरीज डिज़ाइन कर रहे हैं, उन डेटा साइंटिस्ट के बारे में जो वेदर पैटर्न्स को एनालाइज करके विंड फार्म्स की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। अच्छा। उन अर्बन प्लानर्स के बारे में जो सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को ही देख लीजिए,
चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, व्हीकल सर्विसिंग, ये सब नई तरह की नौकरियां हैं। और ये नौकरियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, बल्कि ये हाई स्किल और हाई पेइंग भी हैं। दिलचस्प है। इसी से जुड़ा 5वां पॉइंट एक रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव स्किल्ड इकोसिस्टम बनाने की बात करता है। ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? रेजिलियंस का मतलब है लचीलापन और रिस्पॉन्सिव का मतलब है जो जरूरत के हिसाब से बदले। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो स्किल काम की है, हो सकता है 5 साल बाद वो पुरानी हो जाए, इररिलेवेंट हो जाए। तो एक रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम का मतलब है कि हमारा एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो इंडस्ट्री की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को फटाफट ढाल सके। इसमें अपस्किलिंग और रीस्किलिंग बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो दशकों से इतना रिजिड रहा है, जो रोट लर्निंग पर फोकस करता है, वो वाकई इतना रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव बन सकता है? हम रातों रात रट्टा मारने से क्रिटिकल थिंकिंग पर कैसे शिफ्ट करेंगे? यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमें अपनी पूरी सोच बदलनी होगी। सरकार की पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जिसे ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट कहा गया है, इसी दिशा में एक कदम है। ये कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट ऑफिस के बीच की खाई को पाटने की कोशिश है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है। बस कंपनियों के लिए सस्ते लेबर का एक जरिया बनकर रह जाती हैं। क्या इस स्कीम में ऐसे सेफगार्ड्स हैं कि ये वाकई सीखने का मौका बने, शोषण का नहीं? बिल्कुल सही सवाल। ये सुनिश्चित करना पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। इंटर्नशिप से युवाओं को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। और जब हम इसे ईपीएफओ के डेटा के साथ जोड़कर देखते हैं, जहां नेट पेरोल एडिशंस 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं, तो ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी का एक ठोस संकेत देता है। अच्छा, तो मतलब ज्यादा लोग अब फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं। हाँ, जहां उन्हें बेहतर सैलरी और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ये दिखाता है कि बदलाव की दिशा सही है, बस रफ्तार और इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर करना होगा। और इन्हीं नई स्किल्स और भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ा गेम चेंजर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई होने वाला है। स्रोत इसे एक ऐसे नए युग की शुरुआत बता रहे हैं जहां आर्थिक रूप से मूल्यवान काम का एक बड़ा हिस्सा एआई करेगा। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। क्या रोबोट्स सच में हमारी नौकरियां ले लेंगे? हाँ, ये अब साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत है। पर ये नौकरियों को लेने से ज्यादा बदलने की बात है। एआई से उम्मीद की जाती है कि वो कई क्षेत्रों में, जैसे हेल्थ केयर, रिसर्च, बिजनेस, फाइनेंस, इंसानी प्रदर्शन से बेहतर काम करेगा। सोचिए, एक एआई जो डॉक्टर से ज्यादा सटीकता से एमआरआई स्कैन पढ़ सकता है और अर्ली स्टेज कैंसर का पता लगा सकता है। वाओ! या एक फाइनेंशियल एनालिस्ट से बेहतर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स का अनुमान लगा सकता है। एआई थकाऊ और दोहराव वाले काम को ऑटोमेट कर सकता है, ताकि इंसान ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक कामों पर ध्यान दे सके। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में कई बाधाएं हैं। रिलायबिलिटी, संसाधनों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। और ये भी कि भारत अभी भी एआई के मामले में अपनी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में है। तो हमारे पास पोटेंशियल तो है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो क्या हम ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के रिस्क पर हैं? चाइना और यूएस तो बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एआई को चलाने के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर, हाई स्पीड इंटरनेट और सबसे जरूरी, बहुत सारा क्लीन, वेल लेबल्ड डेटा चाहिए। भारत के पास युवा टैलेंट और डेटा तो है। हमारी विशाल आबादी हर दिन अरबों डेटा पॉइंट्स जनरेट करती है, लेकिन उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी हाई एंड सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक चुनौती है। यही वो विंडो फॉर पॉलिसी मेकर्स है, जहां सही नीतियां बनाकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं। हमें कंज्यूमर बनने के बजाय क्रिएटर बनने पर फोकस करना होगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर भारत की युवा, गतिशील और टेक सेवी आबादी की भूमिका आती है। कहा गया है कि भारत के पास एक ऐसी वर्कफोर्स बनाने की क्षमता है जो एआई का उपयोग अपनी उत्पादकता और काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कर सकती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें एआई को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक टूल के रूप में, एक सहयोगी के रूप में देखना होगा। हमारे युवा एआई के पैसिव कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक्टिव यूजर और क्रिएटर बन सकते हैं। एक कंटेंट राइटर एआई का इस्तेमाल रिसर्च करने या ड्राफ्ट बनाने के लिए कर सकता है,
लेकिन कहानी को इमोशनल टच तो वो खुद ही देगा। एक डेवलपर एआई का इस्तेमाल कोड लिखने में मदद के लिए कर सकता है, जिससे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस कर सके। और इसी से जुड़ा है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो आप कह रहे हैं कि एआई हमें रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि हमारी मदद करेगा। पर ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क क्या है? ये सुनने में बहुत एक जैसे लगते हैं। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है एआई इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि असिस्ट करने के लिए है। ये एक सह पायलट की तरह है। एक आर्किटेक्ट एआई का इस्तेमाल डिजाइन के हजारों विकल्प बनाने के लिए कर सकता है, जो शायद वो खुद महीनों में भी नहीं कर पाता। लेकिन अंतिम रचनात्मक निर्णय कि कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा है वो खुद लेगा। अच्छा, एक वकील एआई का इस्तेमाल हजारों लीगल डॉक्यूमेंट्स को मिनटों में छानने के लिए कर सकता है, लेकिन कोर्ट में बहस तो उसे ही करनी होगी। इससे इंसान की क्षमता बढ़ती है, घटती नहीं। ये इंसान की काबिलियत को बढ़ाने के बारे में है, उसे बदलने के बारे में नहीं। और आखिर में इस एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात की गई है। लेकिन ये तीनों तो अक्सर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। क्या ये कोलैबोरेटिव एफर्ट रियलिस्टिकली मुमकिन है या ये बस एक आइडियल सिनेरियो है? ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा है कि कोई एक सेक्टर इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। सरकार को नियम बनाने होंगे ताकि एआई का गलत इस्तेमाल न हो, डेटा प्राइवेसी बनी रहे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट करना होगा, नई एआई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी। और यूनिवर्सिटीज को करिकुलम बदलना होगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रिसर्च करके ऐसा करिकुलम बनाना होगा जो एआई रेडी हो, जो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करे। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तभी हम एआई के फायदों को अधिकतम और इसके नुकसान जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट और इनइक्वालिटी को न्यूनतम कर पाएंगे। जी का भविष्य है जो सब कुछ बदल सकती है। ये सोचना दिलचस्प है कि आज का एक कॉलेज स्टूडेंट इन दोनों रियलिटीज को एक साथ कैसे नेविगेट करेगा। उसे आज की जरूरत के हिसाब से स्किल सीखनी है या कल की एआई ड्रिवन दुनिया के लिए तैयार होना है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या होगी? क्या वो कोडिंग होगी, डेटा एनालिसिस होगी, या फिर वो मानवीय गुण होंगे जिन्हें एआई कभी दोहरा नहीं सकता, जैसे रचनात्मकता, सहानुभूति और महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिएटिविटी, एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। शायद भविष्य की सबसे बड़ी स्किल ये सीखने की क्षमता होगी कि हम मशीनों के साथ मिलकर बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 23 Economic Survey 2024-25 of Indian Economy by Ramesh Singh. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.